महरीन अपने कमरे में आई, मोबाइल उठाया और मनफरह को कॉल करने लगी। अभी वो कॉल कर रही थी जब शहरीन इसके पास आए। महरीन, क्या कर रही हो? शरीन हाथ में अपनी बरी के जोड़ों में से एक जोड़ा हाथ में लिए हुए उसके पास आई। कुछ नहीं, बस वो मनफरह को कॉल कर रही थी। कल भी उससे बात नहीं, उसकी स्विच ऑफ कर लूं। महरीन ने बारी हुई कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए कहा। अच्छा मेरी गुड़िया, आकर कर लेना ये कॉल प्लीज। मेरा एक काम कर दो जरा, ये उस सूट की मुझे मैचिंग चूड़ियां ला दो बाजार से, और तुम्हें भी तो अपनी चूड़ियों वगैरह लेनी है। शहरीन ने सूट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन जाऊँ किसके साथ? घर में तो कोई भी नहीं है। महरीन ने परेशानी से कहा। ओहो, तुम ऐसा करो न, शरीन के साथ चली जाओ। अच्छा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। शहरीन ने मुस्कुरा कर इसे कहा। नहीं अपिया, इनके साथ नहीं। नो बिल्कुल नहीं, मुमा को भी अच्छा नहीं लगेगा। महरीन ने मना करते हुए कहा। अच्छा चलो एक काम करो, मैं कहती हूँ शरीम से, और फिर अफसा से भी कह देती हूँ। तुम और अफसा चले जाओ शरीम के साथ, ठीक है ना? और जितना भी कुछ रह गया है ना, आज सब ले आना, कल से रस्में शुरू ही, कोई बाहर नहीं जाएगा। शहरीन ने इसे तनबिया करते हुए कहा। ओके अपिया, इंशाल्लाह आज सब फाइनल कर लूंगी, लेकिन इनके साथ अकेले नहीं जाऊंगी, आप अफसा भाभी से भी कह दें। मैं जब तक नीचे आती हूँ, महरीन ने शर्माते हुए कहा। शहरीन ने नीचे आकर शरीम और अफसा से कह दिया था। वो दोनों फौरन मान गए थे, क्योंकि शादी का घर था, सभी कामों और तैयारियों में लगे थे, इसीलिए उन्हें भी मना करना अच्छा नहीं लगा। शरीम कार स्टार्ट कर रहा था जब मेरी और अफसा भी आ गईं। वो दोनों ये पीछे बैठी थीं। अफसा महरीन से शॉपिंग के बारे में बात कर रही थी, जबकि शरीम अपनी सोचों में घरा कार ड्राइव कर रहा था। इसकी सोचों का मरकज सिर्फ एक ही जात थी, इसकी मोहब्बत। किससे क्या वद्दा वो तोड़ रहा था। खामोशी से डरायुम करते इसने भी क्वियो मर से एक नज़र पीछे डाली, जहां महरीन अफसा से बातों में मसरूफ थी। उसने सोचा, अगर ये मुझे पहले मिली होती तो शायद आज मेरे दिल का हाल अलग होता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे दिल पर तो अब सिर्फ एक लड़की का बसेरा है, वो मुझे किसी और के बारे में सोचने ही नहीं देती। उसके चेहरे के बाद मुझे अब कोई और चेहरा अच्छा ही नहीं लगता। पता नहीं क्या होगा, मैं किसका साथ दे पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने लंबी सांस भरी और पीछे बैठी महरीन से कहा। ये सारे माल्स आ गए हैं, आप मुझे बता दी कहाँ रोकना है। शरीम ने बस एक नज़र इसे देखकर पूछा था। अफसा मुकम्मल शरीम को नज़रअंदाज कर रही थी। उस दिन के बाद से उसने शरीम से कोई बात नहीं की थी, और अब भी वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसे दुख था कि शरीम इसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बता रहा। इसे दुख था कि आप ये जिंदगी का इतना बड़ा फैसला शरीम इसे किस तरह जज्बात में आंक ले सकता है। अगर कोई बात है, कोई दबाव है, तो वो इसे बताए, हो सकता है वो मिलकर कोई हिल निकाल सकें। लेकिन शरीम ने इसे नहीं बताया था, इसीलिए अब वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। जी बस यही रोक दी, महरीन ने एक माल की तरफ इशारा करके। मैं यहीं आप दोनों का सीट करता हूँ, आप दोनों शॉपिंग कर आई, ठीक है? शरीम ने अफसा को देखकर कहा था, लेकिन उसने अपनी नज़रें फेर ली थीं। ओके, जैसे आपको मुनासिब लगे, महरीन ने कहा, और वो दोनों बाहर निकल आईं। शॉपिंग के दौरान ही अफसा ने महरीन से कहा। महरीन, एक बात पूछूं? जी जी पूछे भाभी, आप बिल्कुल मेरी अपिया की तरह हैं, आपको जो भी पूछना या कहना है आप मुझे अपनी छोटी बहन समझती कर बुला झच कह सकती हैं। महरीन ने मुस्कुरा कर अफसा से कहा। तुम दिल से राजी हो ना शरीम के साथ उस रिश्ते पर? अफसा ने पूछा। अभी इसका जवाब भी नहीं आ पाया था कि अफसा का मोबाइल रिंग करने लगा। एक मिनट में कॉल अटेंड कर लूं जरा। अफसा ने मोबाइल निकाला तो देखा कि वहां शामी कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने महरीन से जरा साइड पर होकर कॉल रेसियो की। अगर आप इसे कुछ भी बताने लगे हैं तो मत बताइएगा, मैं कराची पहुंचकर उससे खुद बात कर लूंगा, लेकिन प्लीज अभी कुछ नहीं बताएं। मैं यहीं शादी में बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहता। शरीम ने फौरन कॉल रेसियो होते ही कहा। लेकिन शामी, वो लोग तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। अफसा ने बहुत रंजीदा लहजे में कहा। अगर मेरी किस्मत में महरीन है तो फिर उस निकाह को होने से कोई नहीं रोक सकता, बाकी ये है, ये निकाह होने दी। मैं कराची पहुंचकर महरीन को समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब आप प्लीज जाएं और इसे कुछ नहीं बताएंगी अब। ये कहते ही शरीम ने कॉल काट दी थी। अफसा जो वाकई महरीन को सब बताने लगी थी, अब शरीम की बात सुनकर इसे अपना इरादा तर्क करना पड़ा। वो मोबाइल पर्स में डालती वापस आए। वो शरीम की कॉल थी, कह रहा था, मैं जरा आगे जा रहा हूँ, आप लोग फ्री हो जाएं तो कर दीजिएगा कॉल। अफसा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा।
ओके ये ठीक है, वो कब तक यहाँ खड़े रहते? महरीन ने मुस्करा कर कहा। अच्छा तुम बता रही थी कि तुम खुश हो ना? अफसा ने बात को वहीं से जोड़ा, लेकिन अब इसे मजीद बात नहीं करनी थी। जिमी ने दिल की रजामंदी और सबकी खुशी देखते हुए ये की है। क्या मुझे नहीं कहनी चाहिए थी भाभी? महरीन ने अल्टा उससे सवाल किया। अरे नहीं, क्यों नहीं? भला हमारे शरीर में क्या कमी है जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी? और फिर माशाअल्लाह तुम भी बहुत प्यारी हो। दोनों की मोटी बहुत अच्छी है। अफसा ने अंदर से बुझे दिल लेकिन मुस्कराते हुए कहा। आहमम, जोड़े तो आपकी भी बहुत अच्छी है। इतने गुड लकिंग हैं अरहम भाई। महरीन ने इसे छीड़ा। अच्छा जी अब चलीं, अफसा ने आगे बढ़ते हुए कहा। कोमा 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 कोमा। शादी की मसरूफियत के बाउस महरीन को दोबारा मनफरह से बात करने का वक्त न मिल सका, और फिर उसने खुद ये सोच किया कि वो अपनी दोस्त और दादी को अब ये बात कराची पहुंचकर सामने बैठकर ही बताएगी। मठाई के साथ उसने एक मैसेज ज़रूर किया था कि मैं जब आऊँगी तो तुम्हें एक बात बताऊंगी। मनफरह ने बहुत असरार किया कि अभी बताए, लेकिन महरीन ने बार बार इसे ये कहकर टाला कि कराची पहुंचकर। शादी में सिर्फ एक दिन बाकी था। कल बारात थी और इसका निकाह भी था। वो बहुत खुश थी। इसे नहीं मालूम था कि इसकी खुशी की वजह सिर्फ इसका निकाह होना है या फिर शरीम जैसे इतने प्यारे और इतने अच्छे दिल के मालिक लड़के से निकाह है। बहरहाल वजह जो भी थी वो बहुत खुश थी। हर बार इसके जहन में शरीम का चेहरा आ जाता। वो इसके बारे में सोचने लगती और फिर मुस्करा देती। सालिहा बेगम इसके निकाह का सूट और सूट के साथ की मैचिंग की हर चीज लाई थी। वो बार बार उन चीज़ों को देखती और अपनी किस्मत पर रश्क करती जो इसे इतने प्यार करने वाले लोग मिल रहे थे। इसकी शरीम से ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब भी आमना सामना हुआ उसने शरीम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ही देखी थी, और उस मुस्कुराहट से उसने खुद ही फैसला कर लिया था कि वो भी उस रिश्ते से खुश है। जबकि फ्रिक्सानी शरीम का हाल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ था। वो आज सुबह से ही बाहर था, बना किसी वजह के सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसका दिल चाह रहा था सब कुछ छोड़ कर वापस कराची पहुंच जाए, दादी की गोद में सर रख कर लेट जाए और मनफरह को अपनी ऊट पिटांग बातों से तंग करता रहे। लेकिन फिर इसे बाबा के अल्फाज सुनाई देते। हमें यकीन था हमारा बेटा हमें कभी मायूस नहीं करेगा। मुमा के अल्फाज इसके कानों में गूंजते। अगर तुमने नहीं तो अरहम उस निकाह को लाजमी करेगा, किसी एक को तो करना ही होगा। और वो कभी भी अपने बिया और भाभी को ये तकलीफ नहीं दे सकता था इसे किए उसने अफसा को ये बात बताई भी नहीं थी, क्योंकि इसे पता था वो फौरन अपनी बचपन की मंगनी तोड़कर अरहम बिया को पेश कर दी गई, और वो जानता था अगर ये बात बिया को पता चली तो बिया भी यही करेंगे, इसीलिए उसने उस बात को सबसे बेखबर रखा था। लेकिन वो अपने दिल का क्या करता जो किसी पल सुकून में नहीं आ रहा था। इसे लग रहा था जैसे वो आज बिल्कुल बेबस है, कुछ भी नहीं है इसके पास। वो होंठ भींचे गाड़ी चला रहा था जब इसे सालिहा बेगम की कॉल आए। उसने कॉल रिसीव की। जी, सिर्फ इतना ही कहा गया। अब तुम मुझे मुमा भी नहीं बोलोगे क्या? सालिहा बेगम ने टूटे दिल के साथ सवाल किया। जी कहीं मुमा, मैं सुन रहा हूँ। शरीम ने अपना सर सीट पर टिकाते हुए कहा। घर आ जाती मेरे बच्चे। मुझे पता है तुझे ये सब शादी के हंगामे अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन अगर तो ऐसे दूर भागेगा तो सबको यहीं शक हो जाएगा। आज मेहंदी है, सब तैयारी कर रहे हैं अब्बा जान, और तुम्हारे बाबा बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं। आजा बच्चे, अगर नहीं आइएगा तो मेरा दिल उस दर्द फट जाएगा कि मैं एक जालिम हूँ जो अपने बच्चे से इसकी खुशी छीन रही हूँ। सालिहा बेगम ने इतना कहा और रोने लगी। मुमा आपको क्या हो गया? आप तो बहुत बहादुर हैं, ऐसे नत रोएं पकीज। मैं कमजोर पड़ जाऊंगा अगर आप भी रोएंगी। आपको तो मुझे हौसला देना है। प्लीज आप खुद को जालिम न की, आप तो बहुत अच्छी हैं। बस शायद किस्मत ही खराब है। शरीम ने दर्द से आंखें बंद करते हुए कहा। किस्मत को खराब न कहो बच्चे। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हैगी महरीन के साथ। वो बहुत अच्छी है शामे। तुम्हें सनेट लेगी, तुम देखना। बस तुम इसे अपना मान लो, वो तुम्हें बहुत प्यार देगी। और हम उस लड़की से मैं मिलूंगी, मैं उससे मुआफ़ी मांगूंगी, इसे अपनी मजबूरी बताऊंगी। लेकिन प्लीज अभी तो घर आ जाना। इन्होंने बना आवाज के रोते हुए कहा। आ रहा हूँ मुमा, आप परेशान न हों, मुझे यकीन है इंशा सब ठीक हो जाएगा। शरीम ने उनसे ज्यादा खुद को तसल्ली देते हुए कहा। मैं पहुंचता हूँ बस घर। शरीम ने इतना कहकर कॉल काट दी। मोबाइल कुछ देर हाथ में पकड़ा रहा और फिर गैलरी में जाकर वही तस्वीरें देखने लगा जो वो मुसलसल पिछले 4 दिन से देख रहा था।
कोमा 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 कोमा। आज बारात थी। दोनों बहनें पार्लर गई हुई थीं। अप्सा भी इनके साथ ही गई थी। घर के बड़े लोग सब हाल पहुंच चुके थे ताकि आने वालों को वेलकम कर सकें। अरहम, फहद और शरीम ने एक साथ ही हाल पहुंचना था। फहद दूल्हा बन रहा था। अरहम की इसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो इसके साथ ही था। जबकि उन सब से अलग शरीम अपने कमरे में मौजूद नहायत बेदिली से तैयार हो रहा था। बार बार इसका दिल चाहता कि भाग जाए, सब छोड़ के कहीं दूर चुका जाए, लेकिन अब वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अब इसके बाबा की अज़्द के साथ साथ एक लड़की की अज़्द भी इसके साथ बंधी थी। अगर वो ऐसे इन मौके पर भागेगा या इनकार करेगा तो वो लड़की कैसे उससे को सह पाएगी। लिहाजा उसने खुद को ये कहकर मुतमईन कर दिया था कि अभी सब होने दो, बस 2 दब की बात है। इसके बाद कराची पहुंचकर सबसे पहला काम वो महरीन से मिलेगा और उसको अब बताएगा। कोमा 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 कोमा। फहद दूल्हा बना बहुत प्यारा लग रहा था। सब ही इसकी बार बार नजर उतार रहे थे। अरहम भी अच्छा लग रहा था, लेकिन शरीम इसकी आज छब ही निराला थी। वो कम ये ऐसे सोबर सा तैयार होता था, इसीलिए आज पेंट कोट पहना बहुत प्यारा लग रहा था। उस पर इसके चेहरे पर हमा वक्त रहने वाली मुस्कुराहट जो कि आज जबरी और मुस्नुई थी लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसका जहन बार बार भटक जाता, लेकिन वो फिर अपने जहन को ये खींचकर वापस लाता कि इंशा वो 2 दिन बाद सब ठीक कर देगा। सालिहा बेगम इसे मुस्कुराते देखकर मुतमईन थीं और अबा जाना और अकराम साहब बेहद खुश। हाल की लाइट्स अचानक बंद हो गई और फिर एकदम बीच की स्पॉट लाइट्स ऑन हुई और उस लाइट्स की रोशनी में सुर्ख शरारा पहने शहरीन की एंट्री हुई। वो एक सहज कर चलती स्टेज तक आए और इसके बैठ जाने के बाद पंक मैक्सी पहनी महरीन की एंट्री हुई। दोनों ही बहनें आज कोई अप्सरा लग रही थीं। पहले फहद और शहरीन का निकाह हुआ, इसके बाद वलोह साहब महरीन के पास गए। महरीन से 3 बार कबूल है की गवाही और साइन लेकर अब वो शरीम की तरफ आ रहे थे। शरीम का सर बड़ी तरह घूम रहा था, इसकी सांसें अटक ये लगी। इसका दिल चाहा जोर से चीखने चलाए और अपने बाबा से कहे, बाबा प्लीज ये सब रोक ली, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता, वो बल्कि अकेली है, मेरा धोखा इसे मार देगा। वो सोच ही रहा था कि एक बार बाबा से कहकर तो देखे, जब अकरम साहब मौलवी साहब को लेकर इसके पास आए और कहा, जी मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। शरीम ने नजरें उठा के अपने पीछे खड़ी अपनी मुंह को देखा। इन्होंने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। शरीम ने करीब से आंखें बंद की। मौलवी साहब को देखा, इन्होंने इसे पूछा कबूल है। वो चुप रहा, बस बाबा को देखता रहा। जब इसके कंधे पर इसकी मुंह के रखे हाथ का हल्का सा दबाव बढ़ा और उसने कह दिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाहनामे पर साइन करने के बाद तो एक खुशी होती है, एक नया एहसास होता है किसी के मिल जाने का, अपनी जिंदगी के मुकम्मल होने का, एक साथी के मिल जाने से गम और खुशी के बट जाने का। लेकिन इसे ऐसा कोई खुशगवार एहसास नहीं हुआ था, बल्कि इसकी हालत तो ऐसी थी जैसे इसी किसी बड़े जज ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी हो और उसने अपनी उम्र कैद की दस्तावेज पर अपनी मंजूरी के दस्तखत किए हों। निकाहनामे पर साइन करने के बाद सबसे पहले इसे बाबा ने गले लगाया था। वो बाबा के गले लग के वैसे ही रोना चाहता था जैसे वो बचपन में किसी चीज़ को खरीदने पर या किसी खिलौने के टूट जाने पर बाबा के सामने रोता था और उसके एक आंसू निकलने पर बाबा इसे दूसरा खिलौना ला देते थे। आज भी वो ऐसे ही रोकर अपनी जिद मनवाना चाहता था, लेकिन वो जानता था इसकी तो सिर्फ जिद है, ख्वाहिश है, जबकि बाबा का तो मान है, भरोसा है, फ़ख्र है, जो अगर टूट गए तो दोबारा कभी नहीं आएगा। अकराम साहब ने इसे गले लगाकर ढेरुन दाएं दी, इसके माथे पर प्यार दिया। बाबा के बाद सब ने फर्दन फर्दन इसे गले लगाया, मुबारकबाद दी, लेकिन इसे ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल हर चीज़ से अचाट हो गया था। सबसे आखिर में सालिहा बेगम इसके पास आई थी। मेरा बच्चा दिल से मुस्कुरा रहा है या ज़बरदस्ती का मुस्कुरा रहा है? सालिहा बेगम ने आज़रदगी से इसे मुस्कुराता देखकर पूछा। अगर आप और बाबा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। शरीम ने इन्हीं दोनों कांधों से पकड़कर कहा था। लेकिन मुझे तो तेरी खुशी चाहिए ना मेरे बच्चे। देखो महरीन कितनी प्यारी है, तो अपना दिल इसके लिए खोलकर तो देख, वो तेरे दिल में बहुत जल्द जगह बना लेगी। सालिहा बेगम ने इसका रुख सामने राउंड टेबल पर बैठी महरीन की तरफ किया। शरीम ने मुस्कुरा कर उस लड़की को देखा और दिल में सोचा, अगर मेरे दिल का मैदान खाली होता, उस पर किसी और का बसेरा न होता, तो वक्तन ये लड़की मेरे दिल पर अपना कब्जा आसानी कर लेती। लेकिन क्या करूं उस दिल का जो पहले ही किसी और का हो चुका है।
उसने ये कहा नहीं था, सिर्फ सोचा था क्योंकि जानता था अगर कहेगा तो मामा और उदास हो जाएंगी, इसीलिए सिर्फ खुद से कहा था। जी मम्मा ऐसा ही होगा। चलिए अब शादी एंजॉय कीजिए, मैं भी चलता हूँ। वो बाहर जाना चाहता था, कुछ देर अकेले मनफरह की यादों के साथ रहना चाहता था। चलो ठीक है, लेकिन घर चलकर एक बार महरीन से मिल जरूर लेना, अब तो नकाह भी हो गया है। मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। वो चाहती थी वो दोनों एक दूसरे से मिलें ताकि इसकी बातचीत और इसकी मुलाकात का असर पिछली यादों को ज़ाइल कर दे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, वो पुरानी यादें हर्ज मुटाना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहता था। इसीलिए कोई और ही प्लान सोचे बैठा था। कोमा 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 कोमा। आज वलीमा था और वलीमा के बाद अगले दिन ही अरहम और शरीम को वापस निकलना था क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत काम था। नकाह के बाद से लेकर अब तक शरीम का सामना महरीन से नहीं हो सका था। गोका सालिहा बेगम ने इसे कई बार कहा था कि वो उससे अकेले में मिलके उससे जो भी बातचीत करना चाहता है कर ले ताकि दोनों में कम अज कम थोड़ी दोस्ती हवज जाए। लेकिन शरीम ऐसी कोई भी उम्मीद महरीन को नहीं देना चाहता था कि जिसके टूटने पर इसे दुख पहुंचे, वो तो अभी एक दिल के को तोड़ने पर ही खुद को मुजरम समझ रहा था। फिर अगर वो महरीन के दिल में भी कोई जगह बना गया तो महरीन के लिए इसे छोड़ना मुश्किल होगा और उसके लिए किसी एक का चुनना। इसीलिए वो अभी महरीन से मिलना नहीं चाहता था, बस एक ही मुलाकात प्लान की थी उसने, जिसमें वो कराची जाकर महरीन को सब बता देगा। वलीमा भी खैर व आफियत के साथ हो गया। वो सब के दरमियान खुद को खुश ही जाहिर कर रहा था। मुस्कुराहट और अतमीनान चेहरे पर सजाए हर एक से हंसकर मिलना बेशक उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो ये कर रहा था कि बार इसे ऐसा लगा जैसे इसे कोई मुसलसल देख रहा है। इसकी नज़रें जब उस तरफ अटती तो उस जगह महरीन बैठी होती, वो इसके देखने से पहले अपनी निगाहों का जाविया बदल लेती, लेकिन फिर भी इसे एहसास हो गया था कि वो बार बार इसे देख रही है। इसे दुख हवा उस लड़की के लिए जिसकी निगाहों की बेताबी कुछ दिन बाद वो उससे वापस छीन लेगा, फिर इसे उस तरह देखने का कोई हक नहीं होगा। वो आजर्दगी से एक लंबी सांस खींचकर बाहर की तरफ चला गया जहां वो इसे न देख सके। मनफरह से बस वो मेज पर राबते में था, कॉल पर बात करता तो अचानक कहीं खो जाता, सोच में पड़ जाता कि कैसे वो ये सब कुछ मनफरह को बताएगा, इसीलिए कॉल पर बात नहीं कर रहा था। कोमा 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 कोमा। आज तकरीबन शादी की सब रस्में खत्म हो चुकी थीं, इसीलिए बैगवला से आज मेहमानों की वापसी थी। कराची से आए सब लोग वापस जा रहे थे क्योंकि सबको ही वहीं जाकर अपनी रूटीन में दोबारा से मसरूफ होना था। अरहम, शरीम और अक्सा बाई रोड आए थे, इसीलिए वो अपनी कार में बाई रोड ही जा रहे थे और ये शरीम के लिए अच्छा था क्योंकि वो पूरे सफ़र में महरीन का सामना नहीं कर सकता था। जबकि अकराम साहब, सालिहा बेगम और शुमसा बेगम की सारी फैमिली मां सवाए शहरीन के, क्योंकि वो तो अब अपने पिया के घर थी, बाकी सब साथ ही थे। महरीन का दिल टूटा था क्योंकि इसे यही लगा था कि शायद सफ़र में इसका नाक हिस्सा होने वाले शरीक हियात इसके साथ होगा। ये एहसास ही महरीन के लिए खुशकिन था कि वो इसके साथ होगा, वो इसे देख सकेगी, सुन सकेगी, लेकिन शरीम ने ऐसा नहीं चाहा था, इसीलिए वो इनके साथ नहीं गया था। जैसे जैसे कराची करीब आ रहा था, शरीम के दिल की धड़कनें सुस्त होती जा रही थीं। इसके हवास साकन हो रहे थे। इसे लगा था ये सब बहुत आसान होगा। मनफरह को किसी भी बात की भनक पड़े बगैर महरीन से बात करना, इसे सब बताना और फिर महरीन का अपने घर वालों को राजी करना और शरीम का इसको छोड़ देना, ये सब इसे लगा था आसान होगा। लेकिन अब जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी, इसे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि जो उसने सोचा था वो सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन के करीब करीब है। अगर महरीन इसकी बात, इसकी फीलिंग्स समझ भी गई तो क्या ज़रूरी है कि अजीम अंकल और शुमसा आंटी भी समझ जाएंगे, और सबसे बढ़ के दादा जान, उन्हें कौन समझाएगा। और फिर सबका एक ही सवाल होगा कि अगर नकाह के बाद तलाक ही देनी थी तो नकाह क्या क्यों था। ये सब बातें सोच सोच कर उसका दिमाग पट्टा जा रहा था। इसे लग रहा था जैसे एक पल सिरात है जिस पर वो चल रहा है। वो बिल्कुल खामोशी से सफ़र कर रहा था, जबकि इतनी देर तक खामोश रहना इसकी तबीयत के खिलाफ था। अरहम ने की बार इसे बातों के लिए इकसाया भी, लेकिन वो बस एक दो बात करके फिर चुप हो जाता। अरहम के पूछने पर उसने अरहम को ये बताया कि इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जबकि अक्सा इसकी कैफियत बिल्कुल अच्छी तरह समझ रही थी कि किस चीज़ की वजह से वो इतना परेशान है कि सारे सफ़र में न उसने ज़्यादा बात की, न खाया, ना सोया। बस खामोशी थी, एक जामद खामोशी, और खुद से लड़ती हुई मुतवातर आने वाली स्विची।
कोमा 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 कोमा। सफ़र तमाम हवा और अजीम साहब की पूरी फैमिली अपने घर पहुंची। जहां शादी के अच्छी तरह से हो जाने की खुशी थी, वहीं अपने घर का एक खास फर्द शहरीन को किसी और के घर की जन्नत बना आने का हल्का सा दुख भी था, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं थी। अजीम साहब तो और ज्यादा ही गमगीन थे, क्योंकि बेटियों बाप की परियों पूती ही एक परी को किसी और परस्तान में दे आए थे और दूसरी परी ने भी जल्द चले जाना था। महरीन ने मनफरह को कराची पहुंच जाने की खबर नहीं दी थी, क्योंकि वो अचानक वहां पहुंचकर इसे सरप्राइज देना चाहती थी। वो कराची रात 11 बजे पहुंचे थे, इसीलिए वो बहुत चाहने के बावजूद भी अभी मनफरह से नहीं मिल सकती थी, बल्कि इसे उससे मिलने और इसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए कल तक का इंतजार करना था। घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद जब वो सोने लेटी तो शरीन की याद अचानक इसके जहन के पर्दे पर लहराई। वो आंखें बंद करके इसे सोचने लगी। वो क्यों न इसे सोचती, निकाह के 3 बार कबूल है कि तकरार ने इसे ये हक दिया था कि वो अपने शोहर को सोच सकती थी, इसीलिए वो मुकम्मल इस्तेहकाक के साथ बंद आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ इसे सोचते हुए सोगा। कोमा 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 कोमा। वो रात शरीन के लिए बहुत भारी रात थी। इसे याद आया जब वो यहाँ से जा रहा था, सब कुछ कितना अलग था, सब कुछ कितना अच्छा था। और अब सब बदल गया था। वो किसी का शोहर बन गया था। किसी की जिंदगी उससे वाबस्ता कर दी गई थी। किसी का नाम इसके नाम के साथ जोड़ दिया गया था, लेकिन ये सब कुछ इसे खुश नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो मजीद दुखों और परेशानियों में घिरा जा रहा था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने पहुंचने की खबर मनफरह को नहीं दी थी, क्योंकि कल पहली फुर्सत में पहले वो महरीन से मिलना चाहता था। कमरे में घ पिंधेरा किए वो बेड के वस्त में आठा तरछा लेटा था। आंखें सुर्ख हो रही थी, लेकिन वो सोना नहीं चाहता था। उस अंधेरे में सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन चमक रही थी, जो कि उस वक्त शरीन के हाथ में था। वो बस बेख्याली में घरा मनफरह की तस्वीरें देखे जा रहा था, जिसमें 3 तस्वीरों में इसके एक गाल पर आटा लगा हुआ था और एक तस्वीर में वो डर और खौफ में मिले जले तासरात लिए हुए थी। रात इसी तरह कभी सोते कभी जागते किटी, और सुबह उठते ही उसने सबसे पहला काम अक्सा को कॉल करके महरीन का नंबर मांगा था। अक्सा ने उससे मजीद कोई सवाल नहीं किया था, क्योंकि उसकी आवाज़ बता रही थी कि वो उस वक्त ज़बत के किस मकाम पर है। नंबर मिलते ही उसने महरीन को मैसेज किया, अस्सलाम अलैकुम, शरीम हेयर, क्या हम मिल सकते हैं? वासलाम, जी मिल सकते हैं, लेकिन पहले मैं मुमा से पूछ लूँ, अगर आप माइंड न करें तो। दूसरी तरफ से जवाब मौसूल हवा, जी जी आप ज़रूर पूछ लीजिए, मुझे दरअसल ज़रूरी बात करनी है इसीलिए। शरीम ने जवाब सेंड किया, ओके मैं अभी आपको मैसेज करती हूँ मुमा से पूछकर। ओके, शरीम ने मैसेज किया और फ्रेश होने चला गया। कोमा 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 कोमा। महरीन अभी अभी उठी थी। रात को सोने से पहले ख्यालों और फिर सोने के बाद ख्वाबों में वो सिर्फ शरीन को देखती आई थी, और यही ख्वाब और ख्याल इसकी आंखों की चमक और होंठों की मुस्कुराहट बनकर इसके चेहरे से नुमायां हो रहे थे। मोहब्बत भी क्या अजीब चीज़ है, कहीं भी कभी भी किसी भी शख्स से हवज जाती है। बना सोचे बना समझे यूनाई हमारे दिल में कोई शख्स मोहब्बत बनकर दाखिल हो जाता है। कभी ये निकाह से पहले होती है, लेकिन इतनी अच्छी और ख़ास होती है कि निकाह करके ही दुम लेती है, तो कभी ये निकाह के फ़ौरा बाद हम पर आशिकार हवज जाती है। महरीन जैसी लड़की जो कहती थी भला मोहब्बत भी कोई करने की चीज़ है, जब उसने निकाह के दस्तावेज़ात पर अपने दस्तखत किए तब वो भी मोहब्बत का रोग ले बैठी। महरीन ने सुबह उठते ही सोचा था कि नाश्ता करते ही फ़ौरा सबसे पहले मनफरह से मिलने जाएगी, लेकिन अब इसे लग रहा था कि पहले इसे शरीन से मिलने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि अब दोस्ती का वो मकाम नहीं रहा था, बल्कि इसे हर चीज़ को इसका जायज़ मकाम और इसका जायज़ हक देना आता था। वो जानती थी कि शरीम अब इसका शोहर है, अगर वो इसे मिलने बुलाएगा तो इसे अपने पेरेंट्स की रजामंदी लेकर अपनी दोस्त से पहले उससे मिलने जाना होगा। बहरहाल महरीन ने शम्सा बेगम से पूछा, और भला उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था, बल्कि वो सब तो यही चाहते थे कि उन दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ सकें। इसीलिए शम्सा बेगम ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही वो ऊपर आए और शरीन को मैसेज किया, अस्सलाम अलैकुम जी मैंने मुमा से पूछ लिया है, आप बताएं कहाँ और किस वक्त मिलना है, मैं इंशाअल्लाह पहुँच जाऊंगी। वो तो अभी से होने वाली मुलाकात को सोचकर मुस्कुरा रही थी। ओके अभी तो मुझे बाबा और बिया के साथ ऑफिस जाना है। मैं आपको आपके घर से 4 बजे पिक कर लूँगा।
आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कीजिए। शरीन ने इसे मैसेज किया। वो जल्द अज जल्द कोई स्टैंड लेना चाहता था। दिल अब भी बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन वो एक रिस्क जरूर लेना चाहता था। महरीन ने इसे एड्रेस सेंड किया और फिर सोचने लगी कि अभी तो 4 बजे में वक्त है, मैं 3 बजे तक घर आ जाओ नगी, अभी मैं फ्री से मिलाते हूँ। जल्दी जल्दी मनफरह घर जाने की तैयारी की। शॉपिंग बैग में वो सब गिफ्ट्स रखे जो वो मनफरह और दादी के लिए वहां से लेकर आई थी। नीचे आए तो आहिद और असद ने भी आवाज लगाई कि हमने भी जाना है, लेकिन उसने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, आज वो बस अकेली मिलने जा रही है, कल वो उन दोनों को भी ले जाएगी। वो मनफरह से अकेले में मिलना चाहती थी, इसे वहां होने वाली एक एक बात बताना चाहती थी। नकाह और नकाह के बाद पैदा होने वाले दिलमी जज्बात इसे बताकर अपने खुशी में शामिल करना चाहती थी। जाने से पहले वो मुमा के मोबाइल से शरीन की पिक्चर्स और अपने नकाह की पिक्चर्स अपने मोबाइल में लेना न भूली थी।